चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक आयोजन किए हैं, विकास के लिए नहीं किया कोई काम। सीहोर के मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हुए शामिल। कहा, किसानों के लिए संबल का काम कर रही योजना। सरगुजा में बीजेपी प्रवक्ता ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही सरकार, जल्द करें कार्रवाई। विदिशा में आयोजित हुए वृद्धजनों के परीक्षण शिविर में बुजुर्ग हुए परेशान। कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं पर नहीं दिया ध्यान। विभाग के उप संचालक ने जिम्मेदारियों से झाड़ा पल्ला। और नर्मदापुरम में बेटियों ने पिता को दी मुखाग्नि। 3 बेटियों 1 बेटे वाले परिवार में बेटे की हो चुकी मौत। बेटियों ने पूरा किया फर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 73,000 टेस्ट हुए हैं। 2,400 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू पर कहा कि सभी तरह की पाबंदियां हटा ली गई हैं। सरकार ने वैक्सीन के कार्य सुचारू ढंग से किए हैं। साथ ही साथ कहा कि केस बढ़े लेकिन वैक्सीन के कारण बीमारी की गंभीरता नहीं बढ़ी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की दिक्कत यही है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आयोजन किए हैं, उनके विकास के काम कभी नहीं हुए। बस कांग्रेस हमारी देखा देखी कर रविदास जयंती का कार्यक्रम कर रही है। लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं। यदि हम 22 जनवरी की बात करें, 22 जनवरी से और अभी तक लगातार पॉजिटिविटी कोरोना केसेस की बहुत कम हुई है। हम देखें तो मैक्सिमम लगभग 14% तक हम कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पर गए थे। 13.47 लगभग 14% तक हम पहुंच गए थे पॉजिटिविटी में, और आज वो घटकर 3.3 पर पहुंच गई है। लगातार केसेस कम हुए। यदि हम 24 घंटे की बात करें तो हमने लगभग 73,901 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 2,438 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 22,390 एक्टिव केस हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस कम हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा वो परम पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस की आदत है, हिंदू धर्म का वो मजाक भी उड़ाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और हर समय हिंदुओं का वो विरोध करते हैं। सीहोर के मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को बीमा राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संबल का काम कर रही है। प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, ऐसे में फसल बीमा योजना उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। कार्यक्रम का जिले के सभी ग्राम पंचायतों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। वहीं मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय, विधायक सुदेश राय और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। सरगुजा संभाग में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ भाजपा आंदोलन के मूड में है, जहां भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े रेत माफिया को संरक्षण दे रही है और छोटे ट्रैक्टर और टिप्पर वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। गांव के गरीब और ट्रैक्टर मालिक बेहद परेशान हैं, लेकिन रेत माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसको लेकर चेतावनी देते हुए देव ने कहा कि अगर इन रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी वाहन मालिक अपने अपने वाहनों के साथ प्रदर्शन करेंगे। सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये स्वीकार किया कि रेत माफिया सक्रिय हैं, और उन्होंने कहा इसके लिए कलेक्टर एसपी जिम्मेदार होंगे। और अब जब कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार ठहराया गया है तो स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है इनके साथ में खड़े होके कि सिर्फ छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो वास्तविक माफिया है उन पर कब रोक लगाई जाएगी। लगभग 150 से अधिक ट्रैक्टर ट्रिपर पर कार्रवाई हुई है,
उसके बाद और महज 5 से 7 डंपर पे कार्रवाई की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो आदेश है ये महज एक दिखावा है, एक नाटक है। और मेरे साथ जितने मौजूद हैं सब ये रेत परिवहन करता है। हम लोग स्वयं चाहते हैं हमारी गाड़ियां पिट पास में चलें। क्यों? हमें जयनगर थाना और जितने खनिज के नाका और पंचायत में सब में अवैध वसूली देना पड़ता है। अभी भी आज की स्थिति में हम दिन में पिट पास लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमारी गाड़ी कहीं ब्रेकडाउन हो जाती है तो भी जबरन परेशान करते हुए बोलते हैं आप पिट पास ही नहीं कटवाए हो। कल रात में भी ये मेरे साथ हैं दुर्गेश अग्रवाल, इनकी गाड़ी को रोक लिया गया था। 1 बजे का पिट पास था इसकी गाड़ी में, 3 बजे ब्रेकडाउन हो गए, मिस्त्री के बनाने के बाद निकली, राजापुर में रोक लिया गया और 10,000 रुपया देके गाड़ी को रवाना किया गया है। में पिट पास थे, टेंडर सिस्टम से पहले 5 घनमीटर का पिट पास 300 रुपये का पड़ता था। सोशल मीडिया में सिपाही और हवलदार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक की डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। युवक आधी रात को घूमते हुए पकड़ाया था, जिसके बाद पुलिस ने चौकी में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पीरगेट का बताया जा रहा है। हालांकि खबर भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गरियाबंद जिला सहकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते जिले के 9 सहकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप है। हड़ताल के पहले कर्मचारियों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तहत 5 से 10 फरवरी तक काली पट्टी बांधकर बैंक का काम किया। वहीं शाखा प्रबंधक हरिराम धुर्वे ने बताया कि राज्य शासन और सहकारिता पंजीयन द्वारा 1 साल से केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन वृद्धा रोका गया है। इसके चलते अधिकारी कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एक सूत्री मांग है और वो मांग है वार्षिक वेतन वृद्धि, जो हमें प्रतिवर्ष जुलाई माह में मिलती है। वो 1 साल से लंबित है। पंजीयक महोदय द्वारा हमारे बैंक से जो भी जानकारी मांगी गई थी, अगर वार्षिक वेतन वृद्धि चाहिए तो हमें इस प्रकार से जानकारी दें। हमने पंजीयक महोदय को हमारे बैंक मुख्यालय द्वारा सभी प्रकार की जानकारी दी गई जो चाही गई थी और उसमें हमारी पात्रता बन रही है। इसके पश्चात भी पंजीयक महोदय हमारे वार्षिक वेतन वृद्धि को अनावश्यक रूप से रोक के रखे हैं। नशे के सौदागरों के ऊपर लगातार नकेल कस रही है और इसी क्रम में जिले की बागबाहर पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। बता दें, बागबाहर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से 20 किलो गांजा भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया और जशपुर पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल ने गांजा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों में तस्करों के खिलाफ पुलिस मुस्तैद है। साथ ही जिले के अंदर तस्करों के संभावित ठिकानों पर भी नजर बनाए हुए है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे अवैध गांजा और अवैध कबाड़ के संबंध में चेक पोस्ट लगाया गया था, जिसमें कि बागबाहर थाना प्रभारी के द्वारा चिखली पानी के पास चेक पोस्ट लगाया गया था, जिसमें कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग अवैध गांजा का परिवहन कर रहे हैं, जिसमें कि पुलिस की टीम बागबाहर के द्वारा चेक पोस्ट में लगाकर उनके पकड़ में आई है और जिसके बाद उनके संबंध में विधिवत कार्रवाई की गई है। सर, कितने गांजा थे और किस धारा के तहत कार्रवाई की गई? जिसके तहत थाना बागबाहर में 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 20 किलो 400 ग्राम गांजा मिला है, जिसमें 2 आरोपी सदानंद भाट और चेतन यादव जो कि 30 वर्ष के हैं, दोनों महेशपुर के हैं, जिनको विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया। विदिशा में व्योश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग ने परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। वहीं चलने में असमर्थ वृद्धजनों को परिजनों को गोद में उठाकर परीक्षण स्थल तक ले जाना पड़ा। वहीं इस बारे में विभाग के उप संचालक PK मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कर्मचारियों की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या वृद्धजन हैं, उनको अपने जीवन को सुगमता से चलाने के लिए जिन सहायक उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये आज का परीक्षण शिविर है।
और इसके तहत 60 वर्ष से नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि जिनका पहले पंजीयन हो जाए और उसके बाद उनका एलिम्को की टीम, जो कि भारत सरकार का ही उपक्रम है, उनकी टीम आई हुई है, वो उनका परीक्षण करके और क्या क्या उपकरण उनको चाहिए, जिसमें श्रवण यंत्र भी हो सकते हैं, दांतों की बत्तीसी की व्यवस्था भी है, जब नज़र के चश्मे की बात भी है, उसके बाद फिर छड़ी है, ट्राइपॉड्स हैं, क्वार्टरपॉड्स हैं, वॉकर हैं, बैसाखी है, व्हील चेयर है, इस तरह से उसमें सभी उपकरण देने की व्यवस्था दी है। सर, ये जैसे आज परीक्षण हो जाएगा तो उपकरण उन्हें कब तक मिल जाएंगे? उम्मीद है कि इस मार्च के आखिरी तक वो संभावना है कि उपकरण को मिल जाएंगे। मार्च के आखिरी तक उपकरण, जैसे कि पिछली बार 2018 में जब कैंप हुआ था तो लगभग 2 साल बाद मिल पाए थे, लेट मिल पाए थे, लेकिन इस बार चूँकि जबलपुर या कानपुर से उपकरण नहीं आने हैं, उज्जैन में ही हमारी लिम्को की नई ब्रांच खुल चुकी है और इस बार सारे उपकरण उन्हीं के माध्यम से ही आने हैं, तो वो हमें जल्दी बता रहे हैं कि जल्दी मिल जाएगा। शिविर का आयोजन किया था जिसके तहत बुजुर्गों का उम्र दराज लोग जो हैं उनका परीक्षण कर उनकी ज़रूरत के हिसाब से सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, जैसे कि व्हील चेयर सहित ऐसी कई सुविधाएं जो बुजुर्गों के लिए जो यहाँ का हक है उनको मिल सके। इसी के तहत सामाजिक न्याय विभाग कई बार शिविरों के आयोजन करता है और उसी क्रम में विदिशा के अंदर ये शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय विभाग ने किया था, जहाँ वृद्धजनों का परीक्षण कर उनको अव्यवस्था, उनके साथ साथ वृद्धजनों को जो समस्या है उनको निकाल कर बाहर लाया जा सके और वो समस्या को दूर कर उनकी सुविधा अनुसार उनको चीजें उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन वहां पर ही अव्यवस्था देखने को मिली है। और इसी खबर पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, एक शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय विभाग ने किया जिससे कि उन बुजुर्गों की तकलीफों को दूर किया जाए, लेकिन वहां पर ही तकलीफ देखने को मिल रही है। संजय जी सर, इस मामले में ये वयोश्री योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया था। परीक्षण होना था बुजुर्गों को, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति थे, उनका परीक्षण था कि उनको नेत्र रोग से संबंधित या श्रवण से संबंधित या अन्य कोई समस्या थी, तो उसका परीक्षण करके उनको उपकरण उपलब्ध कराने जाने चाहिए थे। परंतु इसमें कई दिव्यांग लोग भी उपस्थित हुए थे और उनको वहां परीक्षण स्थल तक पहुंचाने के लिए जो एक सुविधा दी जाना चाहिए थी वो सुविधा नहीं दी गई सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से। मतलब एक तरह की जो समस्याएं दूर करने के लिए जिस तरह के उदाहरण वहां सामने आ रहे हैं, अब उनको ज्यादा चेकअप करने की जरूरत नहीं है। यदि बताऊं मैं एक खास बात, ये उन्होंने वहीं से जांच लिया कि कौन किस समस्या से आ रहा है, लेकिन जो सुविधाएं उनको मुहैया करानी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बुजुर्गों के लिए खासकर ये आयोजन किया गया और वहां पर बुजुर्गों के लिए चीजें नहीं है, तो फिर तो ये लापरवाही है सामाजिक न्याय विभाग की। जी बिल्कुल, जबकि खबर भारत जब उनके पास पहुंचा, उनको इस बात से अवगत कराया गया कि आपकी तरफ से व्हील चेयर क्यों नहीं दी जा रही है जी उनको वहां तक परीक्षण स्थल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं और एक बुजुर्ग महिला को उठा के लेके जाया जा रहा है और फिर भी वो लोग खामोश हैं। तकलीफदायक ये पूरा का पूरा वीडियो है, देखा भी जा सकता है। अक्सर यही होता है, देखते हैं कि जहां भी ये शिविरों के आयोजन होते हैं जिले के हिसाब से या राज्य के शासन से, वहां ऐसी समस्या देखने को मिलती है और प्रशासन हमेशा लोकल प्रशासन के ऊपर सब कुछ झाड़ देता है। बिल्कुल, और लोकल प्रशासन भी उन्होंने अपने जो वहाँ के उप संचालक थे सामाजिक न्याय विभाग के डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने अपने स्टाफ पे ये बात डाल दी कि हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधा देखने को कुछ भी नहीं मिला। उनका कहना था कि हमारे पास व्हील चेयर की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति थे जो वहाँ हितग्राही आए हुए थे वो सभी परेशान थे और उनको वो सुविधा नहीं मिल पाई। बिल्कुल दो मुही बातें कर दी उप संचालक महोदय ने। बहुत शुक्रिया आपका संजीव। हमारे संवाददाता विदिशा से बता रहे थे कि वैसे परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया वृद्धजनों के लिए और वहां पर लापरवाही देखने को मिली है। जो बुजुर्ग वहां पहुंचते हैं उनके लिए ना ही व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया गया, ना ही वहां पर मुहैया कराई गई चीज़ें, जो मूलभूत सुविधाएं वो लोग अपने साधन से और जहां कैंप लगता है वहां तक के लिए उनको जो जरूरत है वो पूरी नहीं हुई है। ऐसा ही ये तस्वीर आपके सामने है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नर्मदापुरम के बालागंज के निवासी राजेंद्र पेंटर विनोदिया का निधन हो गया। निधन के बाद बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा देकर मुखाग्नि दी। इस मंजर को देख अपने आंसू नहीं रोक पाए। बता दें कि उनका एक बेटा और 3 बेटियां थी। बेटे की दुर्घटना में लगभग 15 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी।
वहीं पिता ने तीनों बेटियों को बेटों की तरह लालन पालन किया और बेटियों को बेटों की तरह स्वतंत्रता से जीने की सीख दी है। वहीं उनके पड़ोसियों ने बताया कि एसपीएम के रिटायर कर्मचारी थे स्वर्गीय राजेंद्र जी की इच्छा थी कि उनकी बेटियां ही अर्थी को कंधा दें और मुखाग्नि भी उनकी छोटी बेटी ने दी है। परिवार और समाज के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में यह सब इच्छा पूरी की है। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं उनको मुखाग्नि दूं। हम 4 भाई बहन थे। भैया का एक्सपायर हो गया 15 साल पहले। हमें दोनों दीदी, हम और उनके 3 बच्चे और पापा, हम साथ में रहते थे। पापा की देखरेख हम नहीं करी, मम्मी भी नहीं हमारी। और आज पापा का जो भी क्रियाक्रम बढ़िया हमने किया, चाचा जी के सहयोग से, मोहल्ले वालों के सहयोग से। पिताजी की 85 की उम्र थी। 15 साल हो गए भाई को। राजेंद्र विनोदिया जी जो एसपीएम में सर्विस करते थे, पेंटर साहब के नाम से भी मशहूर थे। लंबी बीमारी के बाद आज उनका दुखद निधन हो गया है। बीमार हुए जब से ही उनको ये लगने लगा था कि अब उनका अंतिम समय है, तब से ही वो समाज के लोगों को और अड़ोस पड़ोस के लोगों से ये बोलने लगे थे कि मेरी बेटियां ही मेरे अंतिम संस्कार करें। और उनकी इच्छा के अनुरूप आज उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से करा। जहां भावुक कर देने वाले क्षण हैं ये। होता है ऐसा, किसी किसी किस्मत में पुत्र से मुखाग्नि नहीं हो पाती, वहां पर बेटियां बेटों से कम हैं क्या, यही निकल कर आती है बातें। और वही पूरी तस्वीर सामने आपको दिखाती हुई ये चीज़ें, जहां पर बेटियों ने मुखाग्नि दी अपने पिता को। नर्मदापुरम का ये पूरा का पूरा किस्सा। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नर्मदापुरम से गजेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं ये, किसी के परिवार में गुजर जाना और वहां पर किसी मुखाग्नि एक बेटे से नहीं मिल पाने के कारण बेटियों ने आगे बढ़कर ये पूरा का पूरा क्रियाक्रम किया है। जी गजेंद्र। इसमें खास ये रहा है कि नर्मदापुरम होते ही खुशियों का माहौल जरूर था शहर में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर गमगीन माहौल में डूब गया था, क्योंकि एक परिवार ऐसा जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। वह 15 साल पहले बेटा खत्म हो गया, लेकिन 3 बेटियां जो थी वो पिता का सेवा में लगी हुई थी और अंततः पिता खत्म हो गए। समाज एक तरफ तो देखता है कि बेटा सब कुछ करता है, लेकिन बेटियों ने सारे कार्य किए, उनके अंतिम संस्कार किए। सारे संस्कारों में वो लड़कियां आगे सारे कार्य किए और समाज ने भी उसको स्वीकारा। और उनका एक प्रकार से उद्देश्य था पिताजी का कि मेरी बेटी सब कुछ मेरा करे, अंतिम इच्छा थी। लेकिन आखिरी में उन बेटियों ने ही उन पिता का अंतिम संस्कार किया, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करी। आज पूरा शहर बिल्कुल शोक में है कि आज बेटियों ने सारे कार्य किए और खुशी भी है दूसरी पल की बेटियां बेटों से कम नहीं। जरूर गजेंद्र, ये एक बड़ी तस्वीर है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसा होता है देश के अंदर कि सबकी चाह या हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से बात करें तो पुत्र से मुखाग्नि मिले तो मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन जहां किस्मत में बेटियों का ही पुरुष, देखिए आप कैसी तस्वीर है ये। उसके बाद आखिर कैसा क्या नगर के अंदर भावनाएं लोगों की निकल रही हैं? लोगों का मानना है कि बेटे तो जरूर बच्चे काम आते हैं माता पिता के, लेकिन बेटियों ने आगे बढ़कर यह काम किया। एक विशेष प्रकार का लोगों के अंदर भावनाएं जागी हैं कि बेटियां कम नहीं होती, बेटी सब कुछ कर सकती हैं। एक नया पन आया है लोगों के दिमाग में भी कि बेटियां कम नहीं होती हैं। लोगों का कहना है कि हर घर में बेटी होना जरूरी है, क्योंकि बेटे हैं वो तो ठीक ही है, कल को अगर बेटी होती है तो क्या होना चाहिए। बेटी सारे संस्कार पूरे कर रही है। बिल्कुल गजेंद्र, एक बड़ी तस्वीर। शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से गजेंद्र बता रहे थे कि कैसे वहां एक पिता के 1 बेटे और 3 बेटियां थी, लेकिन एक बेटा गुजर गया और 3 बेटियों ने पिता को मुखाग्नि दी है। यही तस्वीर बताती है कि बेटियां क्या बेटों से कम है, कि यही कहावत यहां सच होती है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ अंबिकापुर से। अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज में पहले चरण के लिए छात्रों के प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज के पास कुल 100 सीटों की मान्यता थी, जिसमें 82 सीटें स्टेट कोटे के लिए और 15 सीट ऑल इंडिया कोटे से और 3 सीट सेंट्रल पूल के लिए आरक्षित हैं, जिसे बढ़ाकर 125 कर दी गई हैं।
एनएमसी के ईडब्ल्यू कोटे के लिए अलग से 25 सीटों की मान्यता दे दी है। इसकी 3-4 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। हाँ, जैसा कि विदित है, अभी हम प्रथम चरण के मध्य में हैं। यह प्रक्रिया 8 तारीख से प्रारंभ होकर 12 फरवरी तक की जाएगी और अभी तक 77 बच्चों ने अपना मेडिकल करा लिया है, जिसमें से जो यहाँ आए हैं उनमें से 57 बच्चों को हमने अभी तक एडमिशन दे दिया है और आज कार्य समाप्ति तक और 10-11 इस प्रकार 68 से 70 को हम प्रवेश दे पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने ईडब्ल्यूएस सीटों के बारे में पूछा। यह गर्व का विषय है कि हमें 25 ईडब्ल्यूएस की सीटें 2021 में मिल गई हैं, जिसके लिए हम विगत वर्षों से प्रयासरत थे। एमसी के गाइडलाइन के हिसाब से 4 चरणों में यह प्रक्रिया संपादित की जाएगी। 12 तारीख को अंत होने के बाद फिर ऑल इंडिया और स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए खबर भारत।